हेलो स्टूडेंट्स। यूपीएससी पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो 10 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, उसके ऊपर द हिंदू में 2 आर्टिकल्स भी निकले थे। उसी को बेस बनाते हुए अपने मेंटल हेल्थ के टॉपिक को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि GS2 में जो आपका हेल्थ वाला टॉपिक है, उसमें यदि मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है, तब आप उसको हॉलिस्टिकली कवर कर पाओ और उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओ। अगर हम देखें तो GS2 में ही जेरियाटिक केयर और मैटरनल केयर जो हैं, ये भी टॉपिक्स होते हैं, जिनके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ केयर है, जो बेसिकली मेंटल हेल्थ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी आता है, यह अगले साल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम देखें तो जो आर्टिकल था उसकी हेडिंग थी, इंडिया नीड्स अ यूनिफाइड मेंटल हेल्थ रेस्पॉन्स। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें कि मेंटल वेलबींग होता क्या है, तो उसके लिए आपको एक टेम्पलेट मालूम होना चाहिए, वो है EPSC। ठीक है, तो मेंटल वेलबींग के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी इमोशनल वेलबींग होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी फिजिकल वेलबींग होनी चाहिए, सोशल वेलबींग होनी चाहिए एंड कॉग्निटिव वेलबींग होनी चाहिए। तो मेंटल वेलबींग के हम क्या कह सकते हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स, जिसमें से एक होता है इमोशनल वेलबींग, ठीक है, एक होता है फिजिकल वेलबींग, एक होता है सोशल वेलबींग एंड कॉग्निटिव वेलबींग। तो अगर ये चारों चीजें अवेलेबल हैं, तो हम कहेंगे कि एक पर्सन जो है वो मेंटली स्टेबल है, मेंटली वो वेलबींग है, अच्छा कर रहा है। हम यदि देखें तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है लाइफ स्टाइल का मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो यानी कि अगर हम देखें इन 4 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग है, तो हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन मेंटल हेल्थ। तो लाइफ स्टाइल के जो फैक्टर्स होते हैं मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट एंड न्यूट्रिशन। यदि आप जो खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो उससे भी आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ठीक है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज, वो योग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भी मेंटल वेलबींग उनकी प्रभावित होती है और वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे घिर जाते हैं। जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, उसमें यदि हम देखें तो लोग जो हैं उसको चेंज करते हैं, या फिर वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, जितनी नींद की आवश्यकता है उसको लेते ही नहीं है, तो वो भी एक कारण बनता है। सोशल मीडिया का ओवर यूज भी एक बड़ा कारण बनता है लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस करने का। तो जब हम बात करते हैं ना सोशल मीडिया यूज, तो उसके लिए एक टर्म होता है डिजिटल नागरिक। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बात आती है कि डिजिटल नागरिक क्या होता है। तो डिजिटल नागरिक एक ऐसा नागरिक होता है जो क्या करेगा, अगर उसके हम कुछ फीचर्स को देखें, तो एक उसमें से जो बड़ा कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि भाई उसको एथिकल होना चाहिए। ठीक है, उसको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, कैसे सिक्योरिटी? ऑनलाइन सिक्योरिटी। इसके साथ में ही जो इंटरनेट का यूज है, इंटरनेट यूज उसको क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति एक गुड डिजिटल नागरिक बनता है और वो इंटरनेट का कंट्रोल्ड वे में यूज करता है, तब उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके साथ में ही स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली बॉन्ड्स, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा। जैसे कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर दूसरे शहर में चले जाते हैं, जिसके कारण उनका जो बॉन्ड है अपनी फैमिली के साथ में वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और वो शहर में क्या फील करते हैं? लोनलीनेस। ठीक है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो आइसोलेशन है या फिर जो लोनलीनेस है, वो एक बड़ा कारण बन रहा है किसका? लोगों में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का। ठीक है, फिर हम बात करें वो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पुअर मेंटल वेलबींग में। तो एक तो अनहेल्दी हैबिट्स, जैसे कि रेगुलर जंक फूड कंजम्पशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इसी के लिए हम डिजिटल नागरिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके कारण मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होती है। फोन बेस्ड चाइल्डहुड, हमें देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फोन चलाते रहते हैं,
इंटरनेट का जो उनका टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें एनसीडी लिंक, तो एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स कंट्रीब्यूट करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, मेजर ग्लोबल कॉज़ बनता है जो डेथ का। जैसे कि अगर हम देखें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। इसके साथ में ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही एक बीमारी आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भारत जो है विश्व के 3rd नंबर पे आता है। ठीक है? इसके साथ में ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका क्या आ जाता है एचआईवी, एचआईवी एड्स। इसमें भी भारत कौन से नंबर पे आता है विश्व में? 3rd नंबर पर ही आता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? 3 देश हैं, उनको आप ऐसे याद कर सकते हो सास। देखो, अगर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाएगा, तो जो सास है वो बच्चे की माँ को क्या करेगी? डांटेगी ना, मदर को। तो जो सास है यानी कि 3 देश हैं, स्वीडन, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने क्या करा है, जो अंडर एज बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया यूज़ को कर्ब करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों देश भी याद हो जाएंगे। ठीक है? इसके अलावा काउंटर करना होगा हमको डिजिटल एडिक्शन को। अब डिजिटल एडिक्शन को काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन्वेस्ट किया जा सकता है हेल्दी पास टाइम में। जैसे कि जो फैमिली बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो लोग हैं परिवार के वो आपस में मिल बैठ के बातचीत करें और जो डिजिटल एडिक्शन है उसको घटाया जा सके। और जैसे ही डिजिटल एडिक्शन घटेगा, मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। इसके साथ में ही हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एड्रेस करना होगा, जिसमें डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर जो है वो हाईलाइट करते हैं कि क्या लिंक है, क्या रिश्ता है एक लाइफस्टाइल के बीच में और राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर इन इंडिया। इसके साथ में नेशनल प्रोग्राम्स भी चलाने होंगे, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जिसका एम है टू टैकल लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ रिस्क। ठीक है? इसके साथ में ही जब हम बात करते हैं मेंटल वेल बींग के खराब होने की या किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ के खराब होने की, तो उसमें वर्क कल्चर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्क प्लेस के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि मैनेजर के साथ में आपका रिश्ता कैसा है, पीयर्स यानी कि आपके जो साथी हैं ऑफिस में उनके साथ में आपका रिश्ता कैसा है, वर्कलोड कैसा है, प्राइड एंड पर्पस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? मेंटल हेल्थ को। अ टॉक्सिक और हॉस्टाइल वर्क कल्चर इंक्रीजेज एब्सेंटिज्म, उसके कारण लोग ऑफिस जाना कम कर देते हैं और उससे प्रोडक्टिविटी भी घटती है। ठीक है? तो बेटर वर्क कल्चर और प्राइड, प्राइड का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको गर्व है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्या है, फेस वैल्यू है। यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसके कारण लोग आपका सम्मान करते हैं कि आप अच्छे से काम करते हो ऑफिस में या वर्क प्लेस में जाके। उससे जो वर्क डेज लॉस्ट होते हैं ड्यू टू पुअर मेंटल हेल्थ वो घट जाते हैं, यानी कि जो मैन डेज हैं एक व्यक्ति के वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण देश की जो जीडीपी है वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। हम आगे देखेंगे भी कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ के कारण 2030 तक जो हमारा अनुमान है वो क्या है कि $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी का लॉस होगा भारत को। ठीक है? अगर हम विश्व में भी देखें तो मेंटल डिस्ट्रेस के कारण क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस होता है $1 ट्रिलियन का एनुअली। और यही $1 ट्रिलियन का जो लॉस होगा भारत को वो 2030 तक होगा। आज से शुरू करके 2030 तक मेंटल हेल्थ के कारण भारत को $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी का लॉस होगा। ठीक है? ये हम फैक्ट आगे देखेंगे भी। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2023-24 के, तो वो भी स्ट्रेस देता है यानी कि जोर देता है कि हमें मेंटल वेलबींग को इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा के कोर पे रखना चाहिए। तो ये हमने एक बेसिक सी बात करी है जिसमें हमने देखा कि फैमिली के साथ में यदि आपका रिश्ता अच्छा होगा तो मेंटल वेलबींग को आप सुधार सकते हो। इसके अलावा वर्क कल्चर जो है, एक तो हमने देखा लाइफ स्टाइल के कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और दूसरा हमने देखा कि जो वर्क कल्चर है अगर वो टॉक्सिक होगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर जो भारत में है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। जब हम मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, तब उसके लिए हमें स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाना होता है। ठीक है? तो जब हम स्टेक होल्डर अप्रोच की बात कर रहे हैं तब इसमें हम क्या देखते हैं कि 4 स्टेक होल्डर्स में हम डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को, ताकि होलिस्टिकली हम हर चैलेंज को क्या कर सकें, कवर कर सकें और उसके डेटा को भी कवर कर सकें।
तो सबसे पहले जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो पहला स्टेक होल्डर कौन होगा? पेशेंट्स, यानी कि मरीज। ठीक है, पेशेंट्स के बाद में जो दूसरा स्टेक होल्डर होता है वो होते हैं डॉक्टर्स। अब तीसरा स्टेक होल्डर इसमें कौन होगा? वो होगी गवर्नमेंट। ठीक है, और चौथा स्टेक होल्डर क्या होगा? वो खुद हेल्थ एज एन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका पेशेंट, दूसरा हो गया आपका डॉक्टर, तीसरा हो गया आपका स्टेक होल्डर गवर्नमेंट, और चौथा स्टेक होल्डर है हेल्थ एज अ कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे हेल्थ एज अ कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो उसमें क्या फ्लॉज हैं, उसमें हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और इनके बेसिस पे हम चैलेंजेस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेक होल्डर है वो क्या है? पेशेंट। तो हम अगर देखें तो पेशेंट को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो पेशेंट को जो मेन समस्या होती है वो होती है अफोर्डेबिलिटी की एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, यानी कि उसका जो खर्चा हो रहा है उसकी जेब में जो पैसा है उससे ज़्यादा हो रहा है। तो केवल 7%, इसके लिए अब हम क्या देखेंगे? डेटा देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे? मात्र 7% पीपल इन इंडिया कैन अफोर्ड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट डायरेक्टली। भारत में मात्र 7% लोग ही मेंटल हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली। इससे हमें क्या समझ में आता है? कि मेंटल हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और वो हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो सरकार को क्या करना होगा? इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ केयर बनाना होगा, अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 7% लोग हैं वो तो डायरेक्टली मेंटल हेल्थ केयर का इलाज करवा सकते हैं, और 44% लोग जो हैं, यानी कि 50% से भी कम लोग जो हैं, वो क्या कर पा रहे हैं? वो रिलाई कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अपने मेंटल हेल्थ केयर का इलाज करवाने के लिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ का इलाज करवाने के लिए वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो भी प्राइवेट। आप सब जानते हो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है कंपेयर टू द अदर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो पहला हमने पेशेंट में देख लिया अफोर्डेबिलिटी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है सर्विस क्वालिटी। तो हम देखेंगे कि सर्विस क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि पुअर है। तो अगर हम देखें मेंटल हेल्थ केयर के मामलों में तो सर्विस क्वालिटी में हमें क्या देखना चाहिए? उसमें हम देखते हैं पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर। तो आपको पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर चाहिए होती है किसमें? मेंटल हेल्थ के मामले में। तो अगर हम बात करें कि पर्सनलाइज्ड केयर क्या होता है और कस्टमाइज्ड केयर क्या होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। पर्सनलाइज्ड केयर का मतलब क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है, जो बीमार है, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको क्या चाहिए? उसको अपने लिए एक यूनिक ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ पेशेंट है तब उसकी जो परेशानियां होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि एक पेशेंट वन है, ठीक है, उसको क्या हुआ है? डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन वन हुआ है। उसके डिप्रेशन का कारण क्या है? उसके डिप्रेशन का कारण है फैमिली, फैमिली डिस्प्यूट। ठीक है, पेशेंट टू है, उसके डिप्रेशन का कारण क्या है? उसके डिप्रेशन का कारण है वर्क कल्चर। ठीक है, तो जिसके डिप्रेशन का कारण फैमिली इश्यूज हैं उसको अलग तरीके की क्या चाहिए? थेरेपी चाहिए, मेडिकेशन चाहिए। और जिसके डिप्रेशन का कारण वर्क कल्चर है उसको अलग तरीके की थेरेपी चाहिए, उसका मेडिकेशन अलग होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है मेंटल हेल्थ के मामलों में, जो भारत में लैक करता है। इसके साथ में ही हम अगर देखें तो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर में आपको एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार, आपके लाइफ स्टाइल के अनुसार और जीन्स के अनुसार भी किसकी? पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। और जब हम बात करते हैं कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर की, तो उसमें हम देखते हैं कि हम जो पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर उसको टेलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि जो पेशेंट है उसका कहना यह है कि मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता, मैं फिजिकली नहीं आ सकता हेल्थ केयर सेंटर पे, तो मुझे क्या चाहिए? ऑनलाइन सर्विस चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग चाहता हूं मैं। उसके अलावा वो क्या चाहता है कि उसको जो काउंसलिंग दी जाए उसे उसकी नेटिव लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है, इसके साथ में जो सेशंस होने चाहिए वो शॉर्टर होने चाहिए, उसको फ्रीक्वेंट शॉर्टर सेशंस चाहिए कंपेयर टू अ वन लॉन्गर सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर और कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर को समझ लिया, जो आपके सर्विस क्वालिटी के कंपोनेंट हैं पेशेंट में ही। इसके अलावा लैक ऑफ डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी एक समस्या होती है। तो डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन डिजिटल डेटाबेस होगा, यानी कि आपने किसी एक क्लिनिक में दिखाया
उन्होंने आपकी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी उसको ले लिया और उसको एक डेटाबेस पे अपलोड कर दिया। अब जब आप क्लिनिक 2 में जी कहोगे किसी दूसरे डॉक्टर को, तब उसको आपको दोबारा से अपनी वही डिटेल्स एज सच बताने की जरूरत नहीं है, या बताओगे भी तो उसको पहले से ही इस कॉमन डिजिटल डेटाबेस का क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके पास में आपकी इंफॉर्मेशन पहले से ही होगी और आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसकी भी हमको एक कमी अभी देखने को मिलती है। ऑल दो सरकार क्या लेके आई है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आई है। अगर आप कहोगे तो मैं एक दिन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पेशेंट्स की क्या समस्या है, एक तो है अफोर्डेबिलिटी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और दूसरा है सर्विस क्वालिटी, वो हमने देख लिया। देखो ये एक टेम्पलेट बन रहा है और यही टेम्पलेट आप मेंटल हेल्थ केयर में भी लगा सकते हो, इसी टेम्पलेट को आप मैटरनल हेल्थ केयर में भी लगाओगे और इसी टेम्पलेट को आप जेरियाटिक हेल्थ केयर में भी लगाओगे। तो जब हम जेरियाटिक हेल्थ केयर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम अफोर्डेबिलिटी की, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, उसमें भी हम सर्विस क्वालिटी की बात करेंगे। ऑल दो उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। अगर हम मैटरनल हेल्थ केयर की बात करेंगे तो उसमें भी आप लैक ऑफ डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स का तो जिक्र कर ही सकते हो। जेरियाटिक हेल्थ केयर की बात करेंगे तो भी हम इस पॉइंट को दे ही सकते हैं। इसके साथ में जेरियाटिक हेल्थ केयर में भी हम पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, क्योंकि हर जो मरीज है उसकी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग होंगी। इसके साथ में हमारा पेशेंट वाला कंपोनेंट खत्म होता है। अब हम दूसरे स्टेक होल्डर पे आते हैं जो है डॉक्टर। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि डॉक्टर्स की कमी है, तो हम कहेंगे शॉर्ट फॉल ऑफ पर्सोनल है। तो जब पर्सनल है वो उसकी कमी है तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन आएगा, साइकेट्रिस्ट आएंगे और साइकोलॉजिस्ट आएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है। इसके अलावा इन जनरल भी जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं उनकी कमी होती है। जैसे कि जो WHO है उसका क्या कहना है कि पर लाख पॉपुलेशन पे 3 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन भारत में मात्र कितने हैं, 0.7 साइकेट्रिस्ट या 0.7 मेंटल हेल्थ डॉक्टर हैं ऑन 1 लाख पॉपुलेशन। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा कमी भारत में है, ठीक है। अगर हम डेटा को देखें तो पहले हमने पढ़ा था कि 7% लोग जो हैं वो खर्चा कर पाते हैं, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 0.7 साइकेट्रिस्ट हैं पर लैख पॉपुलेशन। तो इस तरीके से 7 एंड 0.7 से आप डेटा को भी याद करने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जो लोग मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं उनके साथ में कैसे डील करना है। क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले एक व्यक्ति जो मेंटल हेल्थ पेशेंट भी होगा वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर में ही जाएगा, और वहां पे जाके ही तो उसको पता चलेगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज, ठीक है। और उसके बाद में उसको रेफर किया जाएगा जो प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन होता है, MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर होता है, यानी कि वहाँ का जो डॉक्टर होता है, कि आप इस जगह पे जाके खुद को दिखाएं। अगर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। उसके जरिए 2 मेंस के PYQs को भी आप सॉल्व कर पाओगे। आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, UPSC पथिक पर ही दोनों वीडियोस। इसके साथ में अगर हम देखें तो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स में एक तो हमने देखा शॉर्ट फॉल ऑफ पर्सनल्स, ये एक समस्या है। उसके बाद में जो दूसरी समस्या है वो आती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि डायग्नोस्टिक टूल्स जो है बहुत पुअर है, क्योंकि जो डायग्नोसिस होता है ना मेंटल हेल्थ केयर में वो सब्जेक्टिव होता है, लीडिंग टू डिलेड एंड मिस डायग्नोसिस। डिलेड डायग्नोसिस होता है या फिर मिस डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि ये किस पे निर्भर करता है, जो पेशेंट है वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है डॉक्टर को कि उसको क्या परेशानी है, और जो डॉक्टर है उसने कितने अच्छे से उसके परेशानी को समझ लिया है। और ये जो उसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा पेशेंट का, उसको जो डॉक्टर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, वो डॉक्टर टू डॉक्टर क्या हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। इसी वजह से हमने क्या कहा कि डायग्नोसिस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसके कारण डिलेड डायग्नोसिस होता है, यानी कि डायग्नोस करने में समस्या क्या है उसको पहचानने में ही देरी हो जाती है। इसके साथ में कई बार मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली किस पे काम कर रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड पर काम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे स्टॉक आउट्स हो जाता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होता है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब वो होता है दो जो दवाइयां दी जाती हैं किसमें, जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तब।
जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। तो उनका हमें स्टॉक आउट यानी कि उनकी कमी होती भी नज़र आती है कि वो दवाइयाँ बहुत तेज़ी से बिक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ में जब हम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक और जो पॉइंट आता है वो आता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो फेस कर रहे हैं किस चीज़ को, ये तो हमने देख लिया साइकोट्रोपिक ड्रग्स को। और जो आखिरी है वो है इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या, देखो होना क्या चाहिए, सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर, ठीक है। तो पिरामिड कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस ज़्यादा है और क्यूरेटिव पे कम है, क्योंकि अगर हमने इनिशियल लेवल पे ही बीमारी को पकड़ लिया तो क्योर करने की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है भारत में, ऐसी व्यवस्था है। कैसी है, ऐसी, जिसमें जो क्यूरेटिव है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है और जो प्रिवेंटिव है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। लोग जैसे ही बीमार पड़ते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, वहाँ चले जाते हैं। या फिर कहाँ चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और वो लोग कहाँ नहीं जाते, प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते ही नहीं है, जबकि इनिशियली आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में जाना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी कारण होता है, या लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्वर्टेड पिरामिड में हम क्यूरेटिव की बात कर रहे हैं, तो फोकस ऑन लाइफ स्टाइल करेक्शन इज मिसिंग। तो हमने क्या देखा, दो कंपोनेंट देख लिए, एक पेशेंट वाला देख लिया। पेशेंट को क्या समस्या आती है, पैसा नहीं होता उसके पास में, अफोर्ड नहीं कर पाता, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। मात्र 7% लोग जो है वो खर्चा कर पाते हैं किसका, मेंटल हेल्थ केयर का। सर्विस क्वालिटी के इश्यूज होते हैं, जैसे कि कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर नहीं मिलता उनको, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर नहीं मिलता, ठीक है। और लैक ऑफ डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये समस्या पेशेंट्स को होती है सर्विस क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी में। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो जब हम डॉक्टर की बात करेंगे तो हम कहेंगे शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें हमने देखा कि मात्र 0.7 डॉक्टर हैं ऑन 1 लाख पॉपुलेशन, जबकि होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं वो भी पुअर हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव डायग्नोसिस होता है जिसके कारण डिले डायग्नोसिस एंड मिस डायग्नोसिस हो जाता है। और फिर हम इन्वर्टेड पिरामिड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइफ स्टाइल करेक्शन जो है उस पर फोकस मिसिंग है। यदि उस पर फोकस होगा तब मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है, मेंटल हेल्थ के मामलों में भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना है, ठीक है। तो यदि हम प्रिवेंटिव पे फोकस कर लेंगे, हम लाइफ स्टाइल को ही अपने सुधार लेंगे, तब उसके कारण जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा कंपोनेंट इसका आता है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फ्रेगमेंटेड एंड स्टेट लिस्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जो रेगुलेशन है हेल्थ केयर का वो फ्रेगमेंटेड क्यों है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टेट का मैटर वो बन जाता है। तो हमें करना क्या होगा बेसिकली, या फिर क्या चैलेंज है, चैलेंज यही है कि जो मेंटल हेल्थ है उसको डीलिंक करके रखा गया है फ्रॉम फिजिकल हेल्थ। यदि हम देखें तो बहुत सारी जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके पीछे भी एक कारण मेंटल हेल्थ ही होता है, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, जिसके कारण जो मेंटल इश्यूज होते हैं दे लीड्स टू फिजिकल हेल्थ डिटियोरेशन। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि मनोदर्पण जो है सरकार के द्वारा एक स्कूल बेस्ड स्कीम चलाई गई है, साइको सपोर्ट स्कीम, लेकिन वो हाईली हमें इनएक्टिव देखने को मिलती है। अभी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे भी कि ये मनोदर्पण स्कीम क्या है। इसके साथ में हमको मिनिस्टीरियल जो कॉपरेशन है, जिसको हम कहते हैं इंटर मिनिस्टीरियल कॉपरेशन, वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इंटर मिनिस्टीरियल कॉपरेशन का मतलब क्या है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिलके काम करें। क्योंकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को। इसके साथ में जो किसान हैं वो भी फेस कर रहे हैं, जो लेबर है हमारी वो भी फेस कर रही है, और जो फीमेल्स हैं वो भी फेस कर रही हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फीमेल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर को भी इसमें आना चाहिए। और उनके बीच में हमको एक इंटर मिनिस्टीरियल कॉपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर में दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, इन एडिकेट फंडिंग। तो हमें देखने को मिलता है कि मात्र 1% जो पैसा है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्च किया जा रहा है
सरकार के द्वारा आउट ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जबकि जो WHO है वो क्या कहता है, उसका टारगेट है कि 5% होना चाहिए THE। THE मतलब टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 5% किस पे खर्च होना चाहिए, मेंटल हेल्थ केयर पर खर्च होना चाहिए। तो अब इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो ये भी है कि मात्र 1% तो आपको एलोकेट किया जा रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, उसमें भी जो 1% आपको एलोकेट किया जा रहा है वो भी ठीक से खर्च नहीं हो पा रहा। मेंटल हेल्थ बजट इज लार्जली अनस्पेंट, मेकिंग पॉलिसीज एम्प्टी प्रोमिसेस। जो नीतियां हैं वो सिर्फ झूठे वादे, खाली वादे बन के रह गई हैं और वो ठीक से पूरे हो ही नहीं पा रहे। इसके बाद में जो चौथा कंपोनेंट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वन हेल्थ की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा नैरो है। हमें करना क्या चाहिए, मेंटल हेल्थ इशू जो है उसको एक कुमुलेटिव इशू के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ को कुमुलेटिव इशू के तौर पे देखा ही नहीं जा रहा, जिसके कारण लिमिटेड न्यूट्रिशन, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और कंटेमिनेटेड वाटर, इनको हम इंटीग्रेटेड रूप में देखते ही नहीं है। इनको यदि हम इंटीग्रेटेड वे में देखेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखेंगे, तब उसके कारण क्या होगा, जो मेंटल इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, उसको हम अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनको हम इंटीग्रेटेड वे में देखते ही नहीं है। माल न्यूट्रिशन को हम एक अलग समस्या के तौर पर देखते हैं। किसी को यदि डायरिया हो जाता है कंटेमिनेटेड वाटर के कारण, गंदा पानी पीने के कारण, तो उसको हम बिल्कुल ही अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो हमें उनको एक इंटीग्रेटेड वे में देखना होगा। इसको हम क्या देखते हैं, सीन एज एन एंड रिजल्ट नॉट अ प्रोसेस। और हमें चाहिए क्या, कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच चाहिए। इसको हम एक एंड रिजल्ट के तौर पे देखते हैं, प्रोसेस के तौर पे नहीं देखते। और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच की हमको आवश्यकता है वो फुलफिल नहीं हो पाता। इसके अलावा जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ की बात करते हैं तो हम सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को भी नकार नहीं सकते। हाई स्ट्रेस, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो सिर्फ बैठ के काम करते हैं, कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं और फिजिकल वर्क उनका है ही नहीं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं IT सेक्टर की। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ एक टैबू भी माना जाता है, जिसके कारण वो एक साइलेंट पेंडेमिक बनता चला जा रहा है। तो जब भी मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन आएगा आपको साइलेंट पेंडेमिक वर्ड का जरूर यूज करना है। और ये एक टैबू है जिसके कारण भी लोग इसका इलाज करवाने में कतराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो सरकार 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेके आई, जिसके तहत सरकार ने क्या किया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। ठीक है, और ये मैंडेट करा कि जो स्टेट केयर है फॉर अटेम्प्ट सर्वाइवर्स इंश्योर इंश्योरेंस कवरेज एंड एंश्राइंस पेशेंट डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। इसमें कुछ पॉइंट जो है हम और समझ लेते हैं। देखो, होता क्या था, 2017 से पहले IPC जो है उसके सेक्शन 309 के तहत जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था वो क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। ठीक है, अब क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था, तो अगर एक व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश करी और उसकी मृत्यु हो गई तब तो ठीक है, तब तो उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करा है, वो बच जाता है, तब वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था और उसके तहत उसको 1 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता था। यानी कि उस व्यक्ति को यदि वो बच जाता है, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी और उसकी मौत नहीं हुई, तब उसको 1 साल जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि उसने अपराध किया है। तो आप सोच सकते हो कि दैट लॉ, दैट सेक्शन 309 इज हाईली इनह्यूमेन, कि एक व्यक्ति जो इतने स्ट्रेस में था, इतनी टेंशन में था, इतनी एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था कि उसने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, उसके बच जाने पे उसको जेल में डाला जा रहा है। यानी कि उससे ये आशा करी जा रही थी कि भैया सुसाइड करने की कोशिश करो तो ऐसे करना कि जिंदा ना बचो, वरना तुम जेल में चले जाओगे। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था उस पेशेंट के लिए भी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहा था। उसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को और स्टेट के से कहा कि आपको केयर करनी होगी उन लोगों के जिन्होंने क्या करी है, कोशिश करी थी सुसाइड करने की और वो सरवाइव कर गए। स्टेट से क्यों कहा, क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कवरेज भी होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता था, केवल फिजिकल हेल्थ इंश्योरेंस ही होता था। लेकिन सरकार ने 2017 के कानून में क्या कहा कि आपको मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी देना होगा। इसके साथ में पेशेंट की ऑटोनॉमी और उसकी डिग्निटी का भी सम्मान करना होगा। इसके साथ में हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसका नाम है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेंटल हेल्थ भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अब क्योंकि मेंटल हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा सरकार के ऊपर कि वो क्या करे, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर अवेलेबल करवाए। तो आपको दो कीवर्ड्स यहाँ पे और मिल जाते हैं, ए, जिसमें हमने देखा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल। ये क्या है, जब भी मेंटल हेल्थ केयर का या किसी भी हेल्थ केयर का इशू आएगा तब आपको एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का जिक्र करना ही करना होगा। ठीक है, इसके साथ में ही हम बात करते हैं अब कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी सरकार ने चलाए हैं। तो सरकार ने क्या करा है, कवर करा है लगभग 763 डिस्ट्रिक्ट्स को। अगर हम देखें तो हमारे पूरे भारत में लगभग 774 के आसपास में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप इस डेटा को एक बार चेक कर लेना, वैसे इतने ही हैं। उनमें से 767 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा किसके तहत, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। ये क्या करता है, ये डिसेंट्रलाइज करता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को। और इसमें क्या होगा, जो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं उनको काउंसलिंग दी जाएगी, आउट पेशेंट सर्विसेज होगी और उनको सुसाइड करने से रोका जाएगा। ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन होगा। तो अगर हम इस चीज को देखें तो आपको याद होगा अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक टॉपिक पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन के तौर पे। तो यहाँ पे भी आप इसको लिंक कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन से। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन बना रहे हो तब आपको हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाना होगा, मेंटल हेल्थ केयर के आपको सेंटर्स बनाने ही होंगे। तो ये जो सरकार का प्रयास है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत वो भी यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ में सरकार ने टेलीमानस स्कीम चलाई, जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑनलाइन हेल्थ सर्विस के लिए सरकार ने ई संजीवनी चलाई थी जो अभी भी चल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेली मेडिसिन। इसी तरीके से सरकार ने अब क्या किया है, टेली मानस भी चलाया हुआ है जो 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो प्रोवाइड करती है काउंसलिंग और इंप्रूव करती है रीच को अंडर सर्व्ड एरियाज में। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को कभी भी कैसा लगता है, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा फील होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, टेली मेडिसिन पे कॉल कर सकते हो। इनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है और उनसे बात कर सकते हो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बता सकते हो। इसके साथ में सरकार ने मनोदर्पण भी चलाया है। दर्पण का मतलब क्या होता है, मिरर, और मन का मतलब आपको मालूम ही है, तो मन का मिरर है ना। तो ये क्यों चलाया गया, ताकि बच्चों के मन में क्या है उसको जाना जा सके। और वो स्कूल बेस्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम है ये, जो लगभग 11 करोड़ बच्चों तक पहुंचा है, क्योंकि हमको मालूम है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कोटा जाते हैं, तो उनको भी कितने सारे मेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। और उन लोगों की जो सुसाइडल थॉट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमें देखने को भी मिलता है कि कोटा को कई बार हम क्या कह देते हैं कि इट इज़ अ सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि बच्चे वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं और इतना ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या सजेशंस हो सकते हैं एक यूनिफाइड रेस्पॉन्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं यूनिफाइड मेंटल हेल्थ केयर रेस्पॉन्स के लिए। तो जो हमारे चैलेंजेस थे उन्हीं को आधार बनाते हुए हम इसके जो सजेशंस हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि चैलेंज में क्या था, अगर आप देखो तो उसी टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेशेंट्स को क्या समस्याएं आती हैं। तो आप लोग बताओ, पेशेंट्स को क्या समस्या आ रही थी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था, है ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को 5% जो टोटल हेल्थ केयर है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, उसका 5% किस पे खर्च करना चाहिए, मेंटल हेल्थ केयर पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मात्र 7% लोग ही अफोर्ड कर पा रहे थे मेंटल हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर को, उसको हम बढ़ा सके। तो इस तरीके से हम एक पेशेंट वाला कंपोनेंट बना लेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं डॉक्टर वाले कंपोनेंट की। तो हम क्या कहेंगे कि हमें मालूम था अभी कि मात्र 0.7 डॉक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो सरकार को क्या कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 5 डॉक्टर्स होने चाहिए पर 1 लाख की पॉपुलेशन पर। तो हमने डॉक्टर वाला भी बना लिया और पेशेंट वाला भी बना लिया। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि जो पेशेंट्स को समस्या है वो क्या है, डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, वो बहुत वीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार को क्या करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। तो हमने पेशेंट वाला भी देख लिया, डॉक्टर वाला भी देख लिया। फिर हमने कहा था प्राइमरी हेल्थ केयर में बड़ी समस्या है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको डॉक्टर्स जो साइकेट्रिस्ट हैं वो देखने को नहीं मिलते और वो इंटीग्रेटेड नहीं है मेंटल हेल्थ केयर से। तो हम क्या कह देंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उनको इंटीग्रेट करो किसके साथ में,
बताओ आप लोग, मेंटल हेल्थ केयर के साथ में इसके अलावा ट्रेनिंग होनी चाहिए किन की? आशा वर्कर्स की, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ की, इसके साथ में ही आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी। तो इस तरीके से हमने डॉक्टर वाला कंपोनेंट देख लिया, पेशेंट वाला कंपोनेंट देख लिया। फिर हमने क्या कहा था कि भाई हमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है, ये भी हमने किस में पढ़ा था? डॉक्टर वाले में ही पढ़ा था। तो उस इन्वर्टेड पिरामिड को करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज लेके आना होगा, है ना? लाइफ स्टाइल में करेक्शंस करने होंगे। तो इस तरीके से हमने 2 कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए। फिर हम जब गवर्नमेंट के कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार को जो हेल्थ केयर पे अपना एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके साथ में हम बात करते हैं किसकी? वन हेल्थ अप्रोच की, है ना? तो जब हम वन हेल्थ की बात करते हैं तो जो नैरो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसको हमको क्या करना होगा? वाइड करना होगा ना? तो इस तरीके से हमने क्या किया? ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए जो चैलेंजेस थे उन्हीं से सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए। इसके साथ में हम क्या कहेंगे कि भाई जो स्टिग्मा अटैच्ड है किसके साथ में? मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ में, उसको हमें डी स्टिग्मेटाइज करना होगा, है ना? तो उस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे भी लगभग वही पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको क्या करना है? क्रॉस मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन करना है। जैसे कि प्रायोरिटाइज करना है मेंटल हेल्थ को विद क्रॉस मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, लेबर, एग्रीकल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये सारे जो मंत्रालय हैं इनको मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कहेंगे? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए काउंसलिंग एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, एग्रेरियन ब्लॉक्स में। इसके साथ में हमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि 3 से 5 हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन में। इसके साथ में जो मेंटल हेल्थ के ऊपर सरकार का खर्चा होना चाहिए वो 5% होना चाहिए ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। टारगेटेड आउटरीच होनी चाहिए। जैसे कि स्पेशल आउटरीच किसके ऊपर? जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो एक डेटा हमको जो मालूम होना चाहिए वो क्या है? अनट्रीटेड मेंटल इलनेस इज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी बाई 2030। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा जीडीपी लॉस होगा हमें। और जो फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए मेंटल हेल्थ का प्राइमरी हेल्थ केयर में, और एंटी स्टिग्मा कैंपेन्स होने चाहिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग क्या करें, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ में ही आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को हाइप जरूर करें, और आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट कर सकते हो। इसके साथ में आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।